नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका आधारित रहेगा 16 सितंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्टों पे, यानी ऑल शिफ्टों के बेस पे जो कि आपका आधारित रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चलिए स्टूडेंट का रिव्यू देख लेते हैं कि एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या कहना है, क्या क्या दिक्कतें जो कि आपका आ रही है। ये जो कि रिव्यू है उनके नाम को छुपाकर, जो कि मैं डाला हुआ है, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ, वो जो भी रिव्यू भेजे हैं उसके अनुसार से। तो चलिए पहले रिव्यू देख लेते हैं। तो जो भेजे हैं वो फर्स्ट स्टूडेंट का रिव्यू है कि जीके इज रियूनाइड। आई हैड माई एग्जाम इन 16 फर्स्ट शिफ्ट। इन टोटल आई अटेम्प्ट 83 जीके वर्स अटेम्प्टेड ओनली 14 इन जीके, यानी जो कि उन्होंने 83 क्वेश्चन जो कि अटेम्प्ट किया है जीके, जो कि आपका बहुत ही लेंदी पूछा जा रहा है। बोले तो आपका उन्होंने सिर्फ 14 क्वेश्चन ही जो कि जीके में अटेम्प्ट किया। वहीं पैसेज वाज हार्ड, जिसकी रीडिंग एबिलिटी बढ़िया नहीं है, वो उससे कंप्रहेंड ही नहीं कर पाएगा। मैथ के 2 क्वेश्चन जो कि समझ ही नहीं आए कि क्या थे। ओवरऑल पेपर इज़ नॉट टफ, जस्ट यू हैव टू बी माइंडफुल वाइल अटेम्प्टिंग। जो कि बात कर ले तो ओवरऑल पेपर जो कि आपका टफ नहीं था, इनका ये जो कि कहना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड रिव्यू, स्टूडेंट रिव्यू का क्या कहना है। तो उनका कहना है कि ओवरऑल रिव्यू जो कि आपका 16 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का है कि जीके जीएस जो कि अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। 10 से 11 जो कि वन लाइनर है, बाकी जो कि आपका स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जा रहा है। वहीं इंग्लिश का कहना है पैसेज जो कि आपका हार्ड आ रहा है, वहीं टाइम टेकिंग, बाकी आपका रेस्ट ऑल इजी आ रहा है। वहीं मैथ में 20 क्वेश्चन जो कि आपका इजी है, 5 कैलकुलेटिव जो कि बताए हैं कि है, और रीजनिंग जो कि आपका बहुत ही आसान आ रहा है, इनका जो कि कहना है। चलिए थर्ड स्टूडेंट का रिव्यू देख लेते हैं कि अभी 16 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट देकर आया हूँ, पेपर इजी था, रीजनिंग इजी, जीके हार्ड, कुछ कर सकते जीके का तो तुम कितना भी पढ़ लो। मैथ इजी लेवल, कैलकुलेटिंग टाइम ज़्यादा ले लिया। मैथ ने इंग्लिश लेंदी, टाइम ही नहीं बचा, मेरे क्वेश्चन रह गए थोड़े आते हुए, सॉल्व नहीं कर पाया। चलिए नेक्स्ट फोर्थ स्टूडेंट का रिव्यू देख लेते हैं। तो उनका कहना है कि मैथ वाज रियली इजी बट सुपर कैलकुलेटिव, लाइक नथिंग वाज गेटिंग कैंसल डायरेक्टली, इट वाज टेकिंग टाइम। यानी उनका कहना है कि मैथ जो कि ईजी आ रहा है पर कैलकुलेटिंग है, जो कि आसानी से जो को कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कट छट नहीं रहा है आपका, पर आपका टाइम दीजिएगा तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर फिफ्थ स्टूडेंट का रिव्यू देख लेते हैं। उनका भी सेम चीज़ कहना है कि भाई सच में मैथ बहुत इजी था, सब जीएस ना करके इंग्लिश पर वो टाइम दे देना भाई, बहुत नंबर खींचोगे। यानी इनका डायरेक्ट कहना है कि जीके जीएस जो भी पूछा जा रहा है आपका पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से आपका जो कि पूछा जा रहा है। वहीं भाई का कहना है मैथ जो कि इजी था, ऊपर भी जो कि भाई का कहना था कि मैथ इजी था। बाकी 6 स्टूडेंट रिव्यू देख लेते हैं। राइटिंग दिस ऑन माई वे बैक होम फ्रॉम द सेंटर, मैथ वाज क्वाइट इजी अलॉन्ग विथ रीजनिंग, 21-22 both easily doable, GK one liner were there but also statement based, 10-12 one liner, English passage had complex word but ओके। इनका भी वही कहना है कि मैथ जो कि आपका इजी आ रहा है एक, और रीजनिंग जो कि आपका 21 से 22 क्वेश्चन जो कि आपका आसानी से हो जाएगा, बहुत ही इजी आ रहा है। जीके जो कि वन लाइनर आ रहा है आपका 10-12, बाकी स्टेटमेंट बेस आ रहा है। वहीं इंग्लिश जो कि आपका पैसेज जो कि कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, हार्ड है थोड़ा, पैसेज पढ़ने में आपको हार्ड लगेगा। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट का रिव्यू देख लेते हैं। इंग्लिश 2 क्वेश्चन जो कि रिपीट हो रहा है, मोनाइम्स, स्पेलिंग, PQRS जो कि आपका लेंदी आ रहा है। मैथ में 2 मेंसुरेशन, 2 ज्योमेट्री और 0 ट्रिग्नोमेट्री। जीके में करंट में 25 एंड डांस, और वहीं स्टेटमेंट बाई जो कि आपका जीके पूछा जा रहा है। रीजनिंग में जो कि एड्रेस क्वेश्चन, ETC इजी टू मॉडरेट जो कि आपका कहना है इनका, रीजनिंग जो कि आपका है। वहीं 8 स्टूडेंट का कहना है वही सेम चीज़ है आपका, जो कि ऊपर बता चुका हूँ। तो ये रहा फर्स्ट सेकंड का। चलिए सेकंड शिफ्ट का भी जो कि रिव्यू देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। उन फर्स्ट स्टूडेंट का रिव्यू है कि सब झूठ बोल रहा है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैंने आज खुद एग्ज़ाम दिया, 76 अटैम्प्ट हो गए,
जीके टफ आ रहा है, पकड़ में ही नहीं जो कि आपका आ रहा है जीके। इंग्लिश का पैसेज बहुत लंबा आ रहा है, वोकेब और इडियम जो कि फ्रेज थोड़े नए आ रहे हैं। मैथ भी इजी टू मॉडरेट, 18-20 ईजिली जो कि अटैम्प्ट कर लोगे। वहीं रीजनिंग थोड़ी इजी थी, 23 इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। वहीं देखिए सबका एक ही चीज़ करना है, जीके जो कि कहाँ से पूछ रहा है कुछ पता नहीं, स्टेटमेंट बाई जो कि आपका बहुत जीके पूछा जा रहा है। मैथ भी बहुत ईजी आ रहा है आपका, इजी टू मॉडरेट, और रीजनिंग तो बिल्कुल ही ईजी आ रहा है। चलिए सेकंड स्टूडेंट का रिव्यू देख लेते हैं कि बोला है 16 सितंबर सेकंड शिफ्ट राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में विद्या भारती स्कूल सेंटर में आधे घंटे तक जो कि सर्वर क्रैश रहा था, बहुत बुरा हाल था इनका। जो कि देखिए एक आपका राजस्थान वहीं सीकर डिस्ट्रिक्ट में जो कि विद्या भारती स्कूल में सेंटर पड़ा था, आधे घंटे तक जो कि आपका इनका सर्वर जो कि क्रैश रहा था। तो देखिए ये सब भी प्रॉब्लम है। देखिए अंदरूनी प्रॉब्लम तो आपका जो कि एग्ज़ाम में देखा ही जा रहा है, कोई कोई सेंटर पे माउस काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, बंद हो जा रहा है, कंप्यूटर आपका क्रैश हो जा रहा है। पर ये सब ये सब देखने के बजाय उनका कहना है कि आप क्वेश्चन डिस्कस ना करें, टॉपिक डिस्कस ना करें। ये तो आपका देखिए बहुत ही ख़राब हालत है, अब क्या बोला जाए। बाकी चलिए देख लेते हैं। थर्ड स्टूडेंट का रिव्यू है कि ओनली 14 किए पॉलिटी से थे, आर्टिकल आपका इतना था 43, क्वांट अमाउंट पूछा था, एंड मैथ में जो कि 22, एंड इंग्लिश में 21, रीजनिंग 24 अटेम्प्ट किया है। आई थिंक 100 एक्यूरेसी के साथ ये तीनों बहुत आसान आ रहे थे, बट इंग्लिश थोड़ा लेंदी कह सकते हैं, एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। चलिए वहीं और कहना है कि पैसिव वॉइस और नरेशन के 5-6 क्वेश्चन थे। 3 लोग टाइम वर्क वाला, एक आदमी 3 दिन कम काम करता है, 2 लोग तीसरे दिन मिलके कितने काम करते हैं, जो कि एक ऐसा भी क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। तो देख लीजिएगा इस टॉपिक से भी जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा तो ठीक रहेगा। बाकी चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, जो कि आपका आज के शिफ्ट के आधारित पे रहेगा। तो मुख्य क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस 2023 में किस शहर में जो कि आयोजित हुई थी। तो बुदापेस्ट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुदापेस्ट में जो कि आपका आयोजन हुआ था। चलिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक किस ओलंपिक खेलों में जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो कि आपका जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस स्पर्धा में जो कि जीता था। तो भाला फेंक में जो कि जीते थे, तो भाला फेंक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। तो हंगरी देश ने जो कि आपका किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन बने। तो नीरज चोपड़ा जो कि बने थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका निसार यानी नासा इसरो साइंटिफिक एपर्चर रेडार से जो कि पूछा जा सकता है मिशन से एसएससी में पूछे जाने वाले योग प्रश्न उत्तर हिंदी में जो कि नीचे दिए गए हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आपका कौन कौन से प्रश्न जो कि पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, निसार उपग्रह मिशन किसके सहयोग से जो कि विकसित किया जा रहा है। तो इसरो और नासा के सहयोग से जो कि विकसित किया जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड और आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि निसार मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो पृथ्वी की सतह पर परिस्थिति तंत्र में बदलावों की निगरानी करना जो कि आपका है मुख्य प्रमुख उद्देश्य, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका निसार उपग्रह को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किए जाने की योजना है। तो GSLV Mk3 से जो कि आपका रॉकेट का नाम है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निसार उपग्रह में किस प्रकार का जो कि रडार लगा है। तो एस बैंड और एल बैंड साइंटिफिक एपर्चर रेडार जो कि आपका लगा है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा जा सकता है कि यहाँ पौधों के हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन्स पर एसएससी पैटर्न के अनुसार प्रश्न और उत्तर जो कि हिंदी में दिए गए हैं। चलिए जान लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पौधों में किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन जो कि कहा जाता है। तो ऑक्सीजन को जो कि आपका कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बीजों और कलियों में सुप्तावस्था यानी डोरमेंसी को बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा जो कि आपका है या होता है। तो एब्जोलिक अम्ल यानी ABA जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा जा सकता है कि फल पकने की प्रक्रिया में कौन सा जो कि हार्मोन
सहायक होता है। तो एथिलीन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पौधों में कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन जो कि आपका एक होता है आपका हार्मोन, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि पौधों की लंबाई बढ़ाने यानी स्टीम इलोंगेशन में कौन सा हार्मोन जो कि सहायक होता है? तो जिबरेन जो कि आपका राइट आंसर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, होता है सॉरी। चलिए नेक्स्ट है आपका कि पूछा जा सकता है यहाँ वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के विभिन्न परतों जोन से जुड़े एसएससी पैटर्न प्रश्न उत्तर हिंदी में दिए गए हैं। एटमॉस्फेयर के परतों से भी जो कि आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत यानी ओजोन लेयर वायुमंडल में किस भाग में जो कि पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो कि आपका पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं बारिश, बादल, तूफान आदि वायुमंडल की किस परत में जो कि होती है? ट्रोपोस्फेयर में जो कि आपका होता है, ट्रोपोस्फेयर में, स्फीयर में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्कापिंड यानी मेट्रोस किस परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं? तो मेसोस स्फीयर में जो कि आपका होता है, तो राइट आंसर मेसोस्फीयर जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ सकता है कि रेडियो तरंगे का परावर्तन रेडियो वेव रिफ्लेक्शन वायुमंडल की किस परत में जो कि होता है? आयनोस्फीयर में जो कि आपका होता है, तो राइट आंसर आयनोस्फीयर जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ऊपरी परत जहाँ से वायुमंडल का अंतरिक्ष से मेल होता है कौन सी है? तो एक्सोस्फीयर जो कि आपका होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका आर्टिकल 131 से जो कि आपका पूछा जा सकता है प्रश्न, जो कि महत्वपूर्ण आपका आर्टिकल है, तो चलिए जान लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन से जो कि संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किन विवादों पर मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है? तो राज्यों के बीच विवाद जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के बीच या राज्य और केंद्र के बीच विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है? तो आपका आर्टिकल 131 जो अनुच्छेद 131 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आपका अनुच्छेद से सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं, आपका थर्ड शिफ्ट के रिव्यू को भी देख लेते हैं कि क्या कहना है। तो जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे किसी चीज़ के बारे में, तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसमें आपका जो कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है? तो इन्होंने तो डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं डिस्कस करना, मेरा खामियां बताना ही नहीं है कि क्या क्या जो कि हम कर रहे हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ देना है, मतलब नहीं डिस्कस करेंगे तो कैसे पता चलेगा। बाकी इनको जो कहना है करने दीजिए। बाकी चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। बाकी फर्स्ट स्टूडेंट का रिव्यू है जो कि थर्ड शिफ्ट का आपका कि पार्ट ए रीजनिंग जो कि आपका इजी पूछा जा रहा है, जो कि उन्होंने 23 अटेम्प्ट किया है। देखिए इस प्रकार से जो कि आपका रीजनिंग आ रहा है। ज्योमेट्रिक रिलेटेड जो कि एक आ रहा है आपका, जो कि उन्होंने आंसर नहीं किया था। पार्ट बी इंग्लिश का उन्होंने बताया कि आई अटेम्प्ट 23 1 क्वेश्चन रिपीट 2 टाइम्स, यानी एक क्वेश्चन जो कि 2 बार पूछा गया है उनके शिफ्ट में। तो ये भी तो देखिए थोड़ा सा गलत बात है कि एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछ दो। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जनरल अवेयरनेस जनरल में आई अटेम्प्ट 16 क्वेश्चन। उन जीके में जो कि उन्होंने 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया है। लगभग जीके जो कि थोड़ा हार्ड आ रहा है आपका। सेकंड स्टूडेंट का रिव्यू है 16 सितंबर थर्ड शिफ्ट का कि रीजनिंग में आपका लेवल जो कि इजी आ रहा है। टाइम टेकन है 8 मिनट जो कि आपका उनका लग गया। क्वेश्चन मोस्ट डायरेक्ट थे, कोई ट्रिकी नहीं था आपका। सिर्फ 2 क्वेश्चन जो कि थोड़ा मुश्किल था। वहीं बात कर ले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से जो कि जीपी से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए इस प्रकार से जो कि उन्होंने बताया कि दिया गया था। वहीं थर्ड स्टेटमेंट इंप्लीकेटिव ओवरऑल बात करें तो इजी एंड स्कोरिंग टाइम सेवर सेक्शन जो कि आपका रहा था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जीएस का। तो लेवल बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहा है, ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिर्फ 5 डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि अटेम्प्ट हुए, बाकी स्टेटमेंट बेस्ड थे। ओवरऑल की बात करें जीके जो कि जीएस जो कि काफ़ी फैक्चुअल और ट्रिकी थी, ज़्यादा स्कोरिंग नहीं हुई।
चलिए नेक्स्ट मैथ की बात कर लेते हैं, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की। तो लेवल जो कि मॉडरेट आ रहा है। अटेम्प्ट 23 क्वेश्चन एक ही गो में हो गए। टॉपिक की बात करें मेंसुरेशन से 2D 3D रेशियो बेस्ड एग्जाम्पल। एरिया का रेशियो दिया था, रेडिया का जो रेडियस का रेशियो निकालना था। ज्योमेट्री में 8 क्वेश्चन थे, गुड वेटेज था आपका, ज्योमेट्री से पूछा जा रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन। मिक्स एलिगेशन से आपका जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख लीजिए क्या क्वेश्चन था आपका, ये भी उन्होंने थोड़ा बहुत बता दिया है। वहीं ट्रेंगल से आपका सेंट्रॉइड बेस्ड पूछा जा रहा है। एबीसी ट्रेंगल, डी पॉइंट गिवन लाइन सेंट्रॉइड से पास होती है। तो रेशियो जो कि 2-3 गिवन था, तो पूछा गया था कि रेशियो ऑफ एरिया ट्रेंगल ADE एंड ट्रेपसॉइड का जो कि बताना था आपका रेशियो, दोनों के बीच का अनुपात। वहीं ओवरऑल की बात कर ले तो मैथ जो कि कैलकुलेटिव था बट डुएबल थी। ज्योमेट्री जो कि रेशियो बेस्ड और सवाल ज़्यादा आए थे। ज्योमेट्री से जो कि आपका देख लीजिए सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो पढ़ के जाइएगा थोड़ा बहुत। बाकी चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो कि आपके आगे आने वाले शिफ्टों में बन सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन बन सकता है, देखिए स्टेटमेंट में स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा आ रहा है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड ही है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन है कि अनुच्छेद 131A को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो कि जोड़ा गया था। दूसरा कथन है अनुच्छेद 131A ने यह प्रावधान किया था कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता पर निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय जो कि करेगा। तीसरा आपका कथन है कि 43वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा अनुच्छेद 131A को जो कि निरस्त कर दिया गया था। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा जो कि आपका सही है, तो केवल 2 और 3 जो कि कथन आपका सही है, बाकी कथन 1 जो कि आपका गलत है। चलिए इससे रिलेटेड जान लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए प्रश्न पहला आपका बन सकता है कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। तो 42वां संशोधन को जो कि आपका मिनी संविधान कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना यानी प्रीम्बल में कौन से शब्द जो कि जोड़े गए थे। तो पहला समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो कि आपका जोड़ा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि प्रश्न 3 आपका बन सकता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की किस सूची में विषयों की संख्या बढ़ाई गई, तो आपका समवर्ती सूची में जो कि आपका हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो चलिए जान लेते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम किस मौलिक अधिकार को जो कि बहाल किया गया था, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो कि आपका किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44वें संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर केवल कानूनी अधिकार बनाया गया, तो अनुच्छेद 300A को बनाया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 44वें संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है तो किन शब्दों को जो कि संशोधित किया गया, तो आंतरिक गड़बड़ी यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिविलियन किया गया, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स खुशहाली सूचांक जो कि विश्व खुशहाली सूचांक जो कि आपका महत्वपूर्ण हो जाता है एसएससी के पैटर्न से देखें, तो चलिए जान लेते हैं इससे भी रिलेटेड जुड़े हुए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि विश्व खुशहाली सूचांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर A संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जो कि यानी UNSDSN द्वारा जो कि जारी किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली सूचांक 2023 में प्रथम स्थान किस देश ने जो कि प्राप्त किया है, तो फिनलैंड ने जो कि प्राप्त किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व खुशहाली सूचांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही, तो 126वां जो कि रहा था। वहीं बात कर ले विश्व खुशहाली सूचांक में देशों की रैंकिंग किस आधार पर जो कि की जाती है, तो आय स्तर, सामाजिक सहयोग, जीवन प्रत्याशा आदि के आधार पर जो कि किया जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लगातार 6 वर्षों में विश्व खुशहाली सूचांक प्रथम स्थान पर है, तो फिनलैंड जो कि आपका
है तो राइट आंसर फिनलैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल से जो कि बन सकते हैं, जो कि एसएससी पैटर्न पूछा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 352 के तहत जो कि आपका होता है तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आपातकाल किन कारणों से लगाया जा सकता है। पहला युद्ध, दूसरा बाहरी आक्रमण यानी एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म रिविलियन। तो आपका तीनों के कारण जो कि लगाया जा सकता है तो 1, 2, 3 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में आंतरिक गड़बड़ी यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को किसने बदला गया। तो सशस्त्र विद्रोह में जो कि बदला गया था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में अब तक कितनी बार जो कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। तो 3 बार जो कि आपका किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर कौन सा जो कि मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आपका अनुच्छेद 20 और 21 दंड से सुरक्षा और जीवन का अधिकार जो कि निलंबित नहीं किया जा सकता है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका अनुच्छेद 267 जो कि आपका एसएससी के एग्जाम में जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67 किससे संबंधित है। तो आपका संघ द्वारा लगाए गए परंतु राज्य द्वारा वसूल किए जाने वाले कर से जो कि आपका संबंधित है। दूसरा है कि आपका अनुच्छेद 68 के अंतर्गत वसूल किए गए कर की आय किससे प्राप्त होती है। तो पूरी तरह राज्य सरकार को जो कि आपका होता है प्राप्त तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 268 के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सा कर जो कि आता है। तो आपका डाक टिकट शुल्क यानी स्टेप ड्यूटी जो कि आपका आता है तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 268 में वर्णित करों को कौन सी सरकार वसूल करती है और किससे सौंपती है। तो केंद्र सरकार जो कि वसूल करती है और राज्य सरकार को जो कि देती है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक गुप्ता वंश से जो कि आपका पूछा जा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं, इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपका नीचे दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका बन सकता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो श्री गुप्त जो कि आपका था। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बन सकता है। दूसरा आपसे बन सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को जो कि धारण किया। तो महाराजा धीराज की उपाधि को जो कि धारण किया तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को किस नाम से जो कि जाना जाता है। तो भारतीय नेपोलियन के नाम से जो कि जाना जाता है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि जो कि धारण की थी तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में जारी किए गए स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो दिनार जो कि कहा जाता था तो आपका राइट आंसर दिनार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध धातु मूर्ति सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस धातु से बनी है। तो तांबा से जो कि बना है तो आपका तांबा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गुप्त काल को किस नाम से जो कि जाना जाता था। तो स्वर्ण युग के नाम से जो कि जाना जाता था तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका चाबहार बंदरगाह से जो कि पूछ सकता है क्वेश्चन। बहुत से क्वेश्चन बनते हैं तो चलिए इससे भी रिलेटेड जान लेते हैं। प्रश्न आपका पहला बन सकता है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में जो कि स्थित है। तो ईरान में जो कि स्थित है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंदरगाह का विकास मुख्य रूप से भारत किस उद्देश्य से कर रहा है। तो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए जो कि आपका कर रहा है भारत इसका उपयोग तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह समझौता कब हुआ था। तो 2003 में जो कि हुआ था तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपका चाबहार बंदरगाह किस सागर के किनारे जो कि स्थित है। तो ओमान की खाड़ी में जो कि आप ओमान की खाड़ी के किनारे जो कि स्थित है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत ने चाबहार बंदरगाह समझौतों तहत कितने वर्षों के लिए बंदरगाह के संचालन का अनुबंध किया। जो कि आपका 10 वर्षों तक जो कि किया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से जो कि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो चलिए इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला
क्वेश्चन आपका बनता है इससे कि भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सी योजना 2008 में जो कि शुरू की गई थी। तो राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर यानी NAPCC योजना जो कि आपका शुरू किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेरिस समझौते 2015 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वैश्विक तापमान वृद्धि की औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री नीचे रखना जो कि आपका उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट किसने प्रारंभ किया। तो भारत सरकार ने जो कि प्रारंभ किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा उपाय जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायक नहीं है। तो कोयले का अत्यधिक उपयोग करना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, वनों का संरक्षण करना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना जो कि आपका तीनों जलवायु परिवर्तन को जो कि कम करने में आपका भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत लक्ष्य जो कि तय किया है। तो 50% जो कि तय किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंशिएंट हिस्ट्री से भी जो कि आपका बन सकता है, तो चलिए जान लेते हैं। निम्नलिखित राजवंशों के उनके प्रमुख क्षेत्र यानी रीजन से मिलान करना है। तो आपका पहला है कि गुर्जर प्रतिहार, दूसरा आपका संतहावन, तीसरा आपका राष्ट्रकूट जो कि आपका उसके सामने आपका दिया रहेगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत, तीसरा आपका दक्षिण भारत बोले तो महाराष्ट्र कर्नाटक। तो चलिए इसको सही मिलान करते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार जो कि आपका राजस्थान और मध्य भारत में जो कि आपका से संबंधित है, संतहावन जो कि आपका महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, राष्ट्रकूट जो कि दक्षिण भारत और महाराष्ट्र बोले तो कर्नाटक से संबंधित है। तो ये रहा जो कि आपका मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक पूछ सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था। तो राजस्थान और मध्य भारत जो कि आपका था, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो कि फिजिक्स से आपका पूछ सकता है कि यदि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकेंड हो, किसी तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 680 हर्ट्ज है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ क्या होगी। तो 0.50 मीटर जो कि इसका वेवलेंथ होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपसे पूछ सकता है कि टाइज योजना का उद्देश्य क्या है। तो निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, दूसरा है आपका निर्यात अवसंरचना में अंतराल को पाटना, निर्यात अवसंरचना के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों को सहायता प्रदान करना। तो तीनों जो कि आपका मुख्य उद्देश्य है, तो राइट आंसर उपयुक्त में से सभी जो कि आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टाइज योजना के तहत वित्तीय सहायता किस रूप में प्रदान की जाती है। तो अनुदान यानी ग्रांट इन एड के रूप में जो कि प्रदान किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टाइज योजना के तहत अधिकतम वित्तीय सहायता की सीमा क्या है। तो 20 करोड़ जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टाइज योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रस्ताव में क्या प्रमुख तत्व होना चाहिए। तो आपका निर्यात लिंक की स्पष्टता, अवसंरचना अंतराल की पहचान, मापने योग्य परिणामों का उल्लेख, तीनों जो कि आपका होना चाहिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है आपका टाइज योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परियोजनाओं को प्राथमिकता जो कि दी जाती है। तो सीमांत व्यापार केंद्र यानी बॉर्डर हेड, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाएं, तीनों जो कि आपका परियोजनाओं का प्राथमिकता जो कि दी जाती है, तो उपयुक्त सही सभी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। पूछ सकता है कि आपका टाइज योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकतम अनुदान की सीमा क्या है। तो परियोजना की कुल लागत का 80% जो कि उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों के लिए जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आपका 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित जो कि आपका पूछ सकता है, तो चलिए जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस शहर द्वारा जो कि की जाएगी। तो ग्लासगो द्वारा जो कि आपका किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों का आयोजन किया जाएगा।
तो 10 खेलों का जो कि आयोजन किया जाएगा, तो राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन और समापन समारोह किस स्थान पर जो कि आयोजित किए जाएंगे, तो स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में जो कि आपका आयोजित किया जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने देशों के भाग लेने की उम्मीद जो कि आपका है, तो 74 देशों की भाग लेने की उम्मीद जो कि आपका है, तो 74 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा खेल जो कि शामिल नहीं किया गया है, तो बैडमिंटन जो कि आपका शामिल नहीं किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका लोक नृत्य जो कि पूछ सकता है, तो सभी लोक नृत्य को भी देखेंगे। चलिए पहला आपका जो कि है लोक नृत्य रौफ में पारंपरिक रूप से किस प्रकार का परिधान जो कि पहना जाता है, तो घाघरा चोली जो कि आपका पहना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोक नृत्य भांगड़ा पंजाब में पुरुष पारंपरिक रूप से क्यों मनाते हैं, तो कुर्ता पैजामा और टर्बन जो कि आपका इसमें भांगड़ा में जो कि पहना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर पूछे कि भांगड़ा कहाँ का जो कि आपका लोक नृत्य है, तो पंजाब का जो कि है, तो इस प्रकार से भी जो क्वेश्चन जो कि आपका इससे बन सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि लोक नृत्य गरबा गुजरात में महिलाओं पारंपरिक रूप से क्या पहनती है, तो घाघरा चोली और ओढ़नी जो कि आपका पहनती है, तो राइट आंसर हो जाएगा। या पूछे कि गरबा गरबा जो कि लोक नृत्य कहाँ का है, तो गुजरात का जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि लोक नृत्य रौफ जम्मू और कश्मीर में महिलाएं पारंपरिक रूप से क्या पहनती है, तो वही क्वेश्चन जो कि आपका रिपीट कर दिया है। तो रौफ या पूछे रौफ लोक नृत्य कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का जो कि आपका है, तो ये भी आपका जो कि जम्मू कश्मीर हो जाएगा। वहीं एक लोक नृत्य है आपका छाव जो कि झारखंड या ओडिशा में जो कि पुरुष और महिलाओं द्वारा जो कि बनाया जाता है, उसमें क्या पहनते हैं, तो मुखौटा और पारंपरिक वस्त्र जो कि पहना जाता है, ये भी याद रखिएगा। या पूछे कि छाव कहाँ का है, तो झारखंड का है। या ओडिशा दिया गया रहे ऑप्शन में, तो ओडिशा भी जो कि आपका हो जाएगा। एक लोक नृत्य है आपका बिहू जो कि आपका असम का है, इसको याद रखिएगा। में महिलाएं पारंपरिक रूप से क्या पहनती है, तो मेखेला चादर जो कि आपका पहनती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए एक लोक नृत्य आपका घूमर जो कि आपका राजस्थान का है, तो इसमें जो कि महिलाएं किस वेशभूषा में जो कि नृत्य करती है, ये पूछा जाए तो घाघरा चोली, इसमें भी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे लोक नृत्य जो कि उससे संबंधित राज्य जो कि हमने डिस्कस करा दिया है कि क्या पहना जाता है आपका, किस तरह जो कि किया जाता है। बाकी ये रहे आज का जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। बाकी इसका पीडीएफ जो कि टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा इस प्रैक्टिस सेट का, जो कि आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं, अच्छे से देख भी सकते हैं। बाकी और भी प्रैक्टिस सेट जो कि आपका अपलोड है टेलीग्राम चैनल पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या कमेंट सेक्शन में पिन होगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन होकर आप लोग पीडीएफ को देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।